जय हिंद। स्वागत है आपका। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूपी एलटी ग्रेड सिविक्स में हमने पॉलिटिकल थिंकर के बारे में देखा है, जिसमें हमने गांधी जी और प्लेटो को कवर कर लिया है। आज हम कौटिल्य के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। कौटिल्य को हम चाणक्य भी कहते हैं, तो इसके बारे में आज हम देखेंगे। ये कौटिल्य कौटिल्य पाटलिपुत्र का ब्राह्मण था। इसका पठन पाठन तक्षशिला विद्यापीठ में हुआ था। तक्षशिला विद्यापीठ में ये घनानंद के दरबार का राजपुरोहित था और मौर्य वंश के संस्थापक माना जाता है इसको, कि इसने मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जो उसका ये गुरु था और उसके प्रधानमंत्री भी था और परामर्शदाता भी था और राजपुरोहित भी था। जैसा हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने योग्य और मौर्य साम्राज्य की स्थापना ये ही कौटिल्य ने ही किया था। घनानंद के घनानंद के राजा था, जिसके राज दरबार में पुरोहित था, उसमें इसको अपमान किया गया था घनानंद के द्वारा। तो उसी का बदला लेने के लिए इसने कौटिल्य को पढ़ाया लिखाया और एक राजा बनाने योग्य बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य को। कौटिल्य का अन्य नाम है चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। बिंदुसार के समय राज दरबार को त्याग करके संन्यास ग्रहण किया था ये, और सर्पदंत से इसकी मृत्यु हुई। 298 ईसा पूर्व में प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की इसने। कब की थी? 298 बीसी अर्थशास्त्र की इसने रचना की थी। यह संस्कृत भाषा में है और सूत्र शैली में लिखा हुआ है। तो अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। और किस शैली में? सूत्र शैली में। इसमें 15 अधिकरण है। अधिकरण मतलब लेशन पाठ, और 180 उपभाग है इसका, और तथा 6000 श्लोक है। पूछा जाता है कि जो अर्थशास्त्र है इसमें कितने लेशन है, तो 15 है। और कितने इसके उपभाग है, परिकरण है, तो 180 है। और कितने इसमें श्लोक हैं, तो 6000 इसमें श्लोक हैं। पुस्तक के ऊपर कौटिल्य नाम से हस्ताक्षर हुई है। जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है कौटिल्य की, उसके ऊपर कौटिल्य से इसने हस्ताक्षर सिग्नेचर किया है। पुस्तक का विषय राजनीति है। देखिए, अर्थशास्त्र नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन इसमें लिखा गया है प्रशासन के बारे में, राजनीति के बारे में। तो ये आपका कंफ्यूजन होगा कि अर्थशास्त्र है तो इकोनॉमिकल व्यवस्था के बारे में दिया गया होगा। नहीं, ये राजनीति व्यवस्था के बारे में, प्रशासन के बारे में दिया गया है। भारत के संदर्भ में प्रथम पुस्तक है ये जो महाभारत है। महाभारत, ये महाभारत भारत के संदर्भ में प्रथम पुस्तक है जिसमें राज्य स्थापना का वर्णन है। मतलब कि महाभारत में राज्य की स्थापना कैसे हो उसके बारे में वर्णित किया गया है। और जो प्लेटो का अर्थशास्त्र है, इसमें राजनीति के बारे में वर्णन किया गया। तो ये दो कंफ्यूजन है। आप कंफ्यूजन हो सकता है कि महाभारत में राज्य स्थापना के बारे में वर्णन किया गया है और अर्थशास्त्र में राजनीति के बारे में वर्णन किया गया है। कुछ महाभारत के बारे में देख ले जो क्वेश्चन आते हैं। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। इसमें श्लोकों की संख्या कितनी थी? 24,000। बाद में इसका नाम पड़ा भारत। अब उसके जब भारत हुआ उसमें श्लोकों की संख्या 48,000 थी। उसके बाद गुप्त काल में नाम पड़ा महाभारत। कब महा कब नाम पड़ा महाभारत? गुप्त काल में। और जब गुप्त काल में महाभारत नाम पड़ा तो उस समय श्लोकों की संख्या कितनी हुई? 98,000। 98 98,000, 98,000 श्लोक। संस्कृत में एक और नाम है, एक इसको 98,000 श्लोकों की वजह से इसे शत सहस्त्र संहिता बोलते हैं, मतलब 1,00,000 श्लोक वाली पुस्तक। कब महाभारत नाम पड़ा था? गुप्त काल में। दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तक है महाकाव्य और सबसे प्राचीन है ये महाभारत। दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक, सबसे पुराना महाकाव्य क्या नाम है? महाभारत। कौटिल्य का जन्म 371 ईसा पूर्व यानी 371 ईसा पूर्व में हुआ था और इसकी मृत्यु हुई थी 283 बीसी में। ये 88 ईयर्स तक जीवित रहा था। कौटिल्य यथार्थवादी था। मतलब यथार्थवादी मतलब कि जैसा वास्तविक चीज था वैसे ही सोचता था। मुंशी प्रेमचंद्र जैसे अपने 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 उपन्यास में जैसा यथार्थवादी लिखे हैं,
वैसे ही कौटिल्य यथार्थवादी थे, मतलब रियलिटी पे विश्वास करते थे, जो चीज जैसा है वैसा ही ये देखते, वैसे ही इन्होंने लिखा है। अर्थशास्त्र जो इनकी राजनीति है, राजनीति पुस्तक है अर्थशास्त्र में, इसने कौटिल्य ने राजनीति और धर्म को अलग रखा है। मतलब कि राजनीति अलग चीज है, अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कहा है, और धर्म को इसने अलग चीज, अलग है, अलग रखा गया है। और जो राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य है, उसने राजनीति को क्या बोला है, दंड नीति कहा गया है। राक्षसों के गुरु ने राजनीति शास्त्र को दंड नीति की शास्त्र कहा है। राज्य की उत्पत्ति, अर्थशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति कैसे होनी चाहिए। राज्य की उत्पत्ति के बारे में बोला गया है, समझौते का परिणाम है। शांति पर्व, जैसे शांति जो 18 लेसन है उसमें एक लेसन है शांति पर्व, उसमें कहा गया है कि जो राज्य की उत्पत्ति है वो सामाजिक अनुबंधन का परिणाम है। राजा का सातवें रूप, इसकी प्रकृतियां क्या होनी चाहिए, राज्य का सातवें रूप क्या होना चाहिए, इसकी प्रकृति क्या होनी चाहिए। राज्य में पहले एक स्वामी होगा, मतलब राजा होगा। उसके बाद अमात्य होंगे, अमात्य मतलब मंत्री परिषद। फिर एक जनपद होगा, दुर्ग होगा जो दुश्मनों की रक्षा के लिए बचाएगा, कोष होगा मतलब फंड होगा, दंड होगा, और मित्र होगा। कोई भी कंट्री का अपना एक मित्र कंट्री तो होता ही है। राज्यों को प्रकार कैसे होने चाहिए, दो राज्य, संघ राज्य जैसे कि भारत, कई राज्यों का एक समूह, इस टाइप के राज्य इसने अर्थशास्त्र में बताया है। फिर 9 राज्य, कबीला शासन, जैसे अफगानिस्तान है, अभी कबीला है अफगानिस्तान, कई कबीला मिलकर शासन किया जाता है। तो वैसे अर्थशास्त्र में इसने कहा है कि राज्य कबीला शासन के प्रकार हो सकता है। अब इसने जो सप्तांग सिद्धांत दिया है उसको प्रत्यांक भूत भी सिद्धांत कहते हैं। और स्वामी, स्वामी जो अर्थशास्त्र में स्वामी के बारे में कहा गया, राजा को शरीर रूपी राज्य का मस्तिष्क कहा गया है। जो राजा है वो शरीर रूपी राज्य का मस्तिष्क है, मतलब शरीर रूपी राज्य है और मस्तिष्क उसका राजा है। तो सही बात है, राजा ही किसी राज्य को चलाता है। उसमें अर्थशास्त्र में राजा के गुण बताए गए, धर्म का ज्ञान होना चाहिए। पहला क्या राजा को होना चाहिए, धर्म का ज्ञान होना चाहिए। राजा को विचारशील होना चाहिए, उसे दृढ़ संकल्पी होना चाहिए। जैसे हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर करना है तो मोदी जी को करना ही है, दृढ़ दृढ़ संकल्प था। निश्चित सत्यवादी होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, धीर गंभीर होना चाहिए, कुलीन होना चाहिए। कुलीन का मतलब उस समय की जो कुलीन वर्ग के ही लड़के राजा बनते थे, तो कुलीन वर्ग के होना चाहिए। विवेकपूर्ण होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए, युद्ध में चतुर होना चाहिए, बुजुर्गों के प्रति आदर्शी होना चाहिए। आपने देखा होगा मोदी जी कैसे बुजुर्गों का पैर छूते हैं। और राजा की शिक्षा, राजा को कैसा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, बहुत जरूरी है। राजा को, राजा के जो कार्य है उसको 24 घंटे और 16 पहर में बांटा गया है। कितने घंटे में, 24 घंटे, यानी एक दिन को 16 पहर में बांटा गया है। कौन कौन सा, देखिए पहले पहर में राजा को क्या करना चाहिए, पहले तो उसे उठकर स्नान ध्यान करके गाय की सेवा करनी चाहिए। हमेशा ही गाय की सेवा बोला गया है, क्योंकि गाय इकोनॉमिकल भी, धार्मिक तो महत्व रखता ही है और इकोनॉमिकल भी गाय की बहुत महत्व दिया गया है। तो अर्थशास्त्र में गाय कहा गया है कि राजा को सर्वप्रथम स्नान करके गाय की सेवा करनी चाहिए, उसके बाद से अपनी दिनचर्या को शुरू करना चाहिए। भगवान दास ने कहा है, उनका कथन है भगवान दास जी का, राजपथ का ऐश्वर्य कांटों से भरा है, जिसे सेवा भाव से ही ग्रहण किया जा सकता है। ये किसका कथन है, भगवान दास जी का। तो ये कथन आपको ध्यान में रखना है। राजा का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, राजा का कर्तव्य होना चाहिए प्रजा के सुख में राजा को सुखी होना चाहिए। ये सारे अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। राजा व प्रजा के बीच पिता व पुत्र जैसा संबंध होना चाहिए। राजा को ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना लूट ले, अपने परिवार के बारे में सोचे। राजा को कैसा होना चाहिए, प्रजा अगर सुखी है तो राजा को सुखी रहना चाहिए। कौटिल्य का राजा निरंकुश है, राजा पर अंकुश लगाने का काम निम्न तरीके से होता है। मतलब कि कोई भी राज्य का अगर वहां पे राजा निरंकुश हो सकता है, उसको अंकुश लाने के लिए, अंकुश लगाने के लिए कुछ
हथकंडे बने होते हैं। अब कौन से? पहला, समाज के द्वारा। आपको पता है कि समाज के द्वारा बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जिसमें लोग अनुशासन में रहते हैं, राजा अनुशासन में रहता है। दूसरा है धार्मिक नियम और रीति रिवाजों द्वारा। अगर कुछ धार्मिक नियम ना हो तो बहुत सारे अपराध बढ़ेंगे, आम जनता भी बहुत अपराध करेगी, राजा भी करेगा। तो ऐसे बहुत सारे धार्मिक नियम और रीति रिवाज बनाए गए हैं जिससे लोग शासन में रहे, लोग ज्यादा हिंसा ना करे। तो ये राजा के ऊपर भी लागू होता है। मंत्री परिषद, आपको पता है मंत्री परिषद बनाए जाते हैं कि जो भी गलत हो, जो भी राजा का गलत निर्णय हो, वो मंत्री राजा को दिखा सके। चौथा बताया गया अंतिम प्रतिबंध, राजा का व्यक्तित्व और खुद की शिक्षा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर खुद की शिक्षा वैसी ना हो, अपना खुद का व्यक्तित्व वैसा ना हो, तो कितना भी धार्मिक नियम और रीति रिवाज बनाया जाए समाज के द्वारा, कुछ नहीं फॉलो होगा। कृष्ण कुमार के अनुसार ये कथन है, कौटिल्य का राजा अत्याचारी नहीं हो सकता, भले ही वह स्वेच्छाचारी है हो, क्यों कि राजा धर्म शास्त्र और नीति शास्त्र में सुस्थापित नियमों से बंधा रहता है। मतलब इनके कहने का मतलब जो कौटिल्य का राजा है वो अत्याचारी नहीं है, भले वो स्वेच्छाचारी, स्वेच्छाचारी मतलब खुद का निर्णय लेने वाला। क्यों अत्याचारी नहीं हो सकता? कि जो धर्म शास्त्र व नीति शास्त्र के सुस्थापित नियमों से वो कौटिल्य का राजा बंधा हुआ है, इसलिए वो कभी अत्याचारी नहीं हो सकता। अमात्य, अमात्य मतलब मंत्रिपरिषद। राज्य का मंत्रिपरिषद कैसा होना चाहिए? समस्त कार्यों का प्रारंभ सद विषयक मंत्रणा करने के उपरांत होना चाहिए। मतलब कि कोई भी कार्य हो, सभी कामों को पहले बहुत बार सोच विचार करके ही उस कार्य करने का डिसीजन लेना चाहिए। मंत्र गोपन, गोपनीय बात गोपनीय बनाए रखना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है हमारे राज्य में जिस चीजों को गोपनीय बनाए रखा जाता है। तो मंत्रिपरिषद को भी ये चाहिए कि सारे डिसीजन अभी लागू नहीं हो उससे पहले गोपनीय ही रखा जाना चाहिए। कौटिल्य ने सर्वाधिक बल मंत्रियों की योग्यताओं पर दिया है। ये कौटिल्य, डॉक्टर ब्रेडी प्रसाद के शब्दों में ये डॉक्टर हैं वेडी प्रसाद जी, इनका कथन है, कौटिल्य के अनुसार निष्कलंक व्यक्तिगत जीवन, बौद्धिक चातुर्य, उचित निर्णय, कर्तव्य की उचित भावना और लोकप्रियता मंत्री परिषद की आवश्यकता योग्यता होनी चाहिए। ये कथन वेडी प्रसाद जी का है। मंत्री परिषद में कितनी संख्या होने चाहिए? 12 से 24 के बीच में। ये क्वेश्चन यहाँ से उठा के पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र में कितने मंत्रियों की संख्या बताई गई है, तो 12 से 24 के बीच में। और मंत्रालय को तीर्थ कहा जाता है। तीर्थ मतलब अलग अलग विभाग। मौर्य काल में 18 तीर्थ की चर्चा है। अर्थशास्त्र उसमें 18 तीर्थ की चर्चा बताई गई है, मतलब 18 विभाग की चर्चा बताई गई है, 18 विभाग की चर्चा की गई है। तीर्थ के अध्यक्ष को अमात्य कहते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था अर्थशास्त्र में कैसे बताया गया है? प्रशासनिक अर्थव्यवस्था अर्थात जनपद, कौटिल्य के अनुसार राज्य जन कल्याणकारी होने चाहिए। प्रशासन को विभिन्न भागों में विभक्त किया जाना चाहिए। कौन कौन से भागों में? पहला राजस्व विभाग होना चाहिए, फिर वाणिज्य होना चाहिए, व्यापार होना चाहिए, कृषि, वन, शिल्पकला, सेना और न्याय। इस प्रकार प्रशासन को 8 भागों में विभाजित किया गया है। कौटिल्य के अनुसार अष्टादश यानी 18 तीर्थ है, यानी 18 विभाग है। ये तीर्थ जो विभाग है उसके हेड कौन कौन से हैं? पुरोहित है, पुरोहित, सेनापति, युवराज, द्वारे, द्वारे अंतर्वैशिक मतलब अंगरक्षक, क्षमाहर्ता या हरिषि, फिर शमिदाक्षी, कोषाध्यक्ष, उसके बाद प्रवष्टि मतलब आयुक्त, नायक मतलब नगर रक्षक, पूर्ण नगर का प्रधान, व्यवहारिक मतलब दीवानी या न्यायिक अधिकारी, दंडपाल मतलब सेना विभाग का अधिकारी, कपिटिंग मतलब कारखानों का अध्यक्ष। तो ये सारे विभाग बताए गए, आपको ध्यान रखने हैं। कितने हैं तीर्थ? 18 तीर्थ हैं, जिनमें पुरोहित, सेनापति, युवराज, द्वारे, अंतर्वैशिक, क्षमाहर्ता या हरिषि, शमिदाक्षी, प्रवष्टि, नायक, पौर, व्यवहारी, दंडपाल, कपिटिंग। विदेशिक संबंध, विदेशी संबंध कैसे होने चाहिए? कौटिल्य ने राज्य व्यवस्था पर बल दिया है और जो पड़ोसी राज्य है
वो उसका पड़ोसी स्वाभाविक मित्र हो सकता है। तब जो पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी राज्य का पड़ोसी हमारा कौन होगा? मित्र होगा। जैसे मान लीजिए कि ये चाइना है, भारत है, ऐसे यहाँ पे चाइना है, ठीक। चाइना की पड़ोसी कौन सा है? रूस है। तो पड़ोसी राज्य का पड़ोसी राज्य हमारा क्या होगा? मित्र होगा। इधर इधर पाकिस्तान है, ये मान लीजिए भारत है, ये पाकिस्तान है, फिर ये अफगानिस्तान है। तो पड़ोसी राज्य का पड़ोसी क्या होगा? हमारा मित्र होगा। ये अर्थशास्त्र में बताया गया है। आक्रांता मतलब पीठ का मित्र, जैसे अफगानिस्तान मतलब हमारा शत्रु का जो हमारे शत्रु जो हमारा जो पड़ोसी देश जो हमारा पड़ोसी देश और जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, उसका जो पड़ोसी देश है वो हमारा मित्र हो सकता है। आक्रांता साल मतलब यह पीठ का मित्र होता है। हमारे पड़ोसी देश का जो अफगानिस्तान है उसका मित्र भी हमारा क्या होगा? मित्र होगा। पश्चिमी गृहासार मतलब बीजू गिशु या शत्रु का शत्रु। कौटिल्य के अनुसार राज्य 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है मध्यम, दूसरा उदासीन और तीसरा परिनिग्रह। इसमें अर्थशास्त्र में 12 राज्य बताए गए हैं और जिसमें 12 राज्य से एक मंडल का निर्माण किया जाता है। षड्गुण निधि क्या है? संधि, विग्रह, यान। यान मतलब शत्रु वास्तविक आक्रमण करने का, जो शत्रु का वास्तविक आक्रमण करना यान कहा गया है। आसन, आसन मतलब तटस्थता। शन, श्रय, द्विभाव मतलब संधि और युद्ध का एक साथ प्रयोग होना या शक्तिशाली लोगों राज्य राष्ट्र का साथ लेना। सैन्य बल और युद्ध, बृहद, बृहद मतलब वेतनिक सैनिक। अब आ जाएगा ऑप्शन में कि बृहद अर्थशास्त्र में बृहद है, तो बृहद कौन है? जो सैनिक को वेतन दिया जाता था उसे क्या बोला जाता था? बृहद, ठीक है। मॉल मतलब वंशानुगत पैदल सैनिक। चतुरंगी सेना होती थी, हाथी, घोड़ा, रथ। ये जो पैदल सेना होती थी इन्हें क्या बोलते थे? चतुरंगी सैनिक। कौटिल्य के अनुसार युद्ध लड़ने हेतु राजा के पास 3 शक्ति होनी चाहिए। कौन कौन सी? उत्साह शक्ति, जरूरी है, अगर उत्साह शक्ति ही ना हो तो युद्ध जीतना पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा हो प्रभाव शक्ति, और तीसरा मंत्र शक्ति। युद्ध के प्रकार बताया गया है। पहला है प्रकाश या धर्म के लिए युद्ध, जैसे महाभारत लड़ा गया, किस लिए? धर्म के लिए युद्ध लड़ा गया। कुट युद्ध, कुट युद्ध होता है कपट, लूटमार, अग्निदाह टाइप युद्ध को कुट युद्ध कहते हैं। तीसरा युद्ध का प्रकार बताया गया अर्थशास्त्र में त्रिश्री युद्ध, मतलब इसमें छल कपट के साथ किसी भी चीज का प्रयोग किया जा सकता है। किसमें? त्रिश्री युद्ध में। अब अर्थशास्त्र में दूत व्यवस्था बताई गई है। दूतों का आदान प्रदान ताकि कूटनीतिक करने से अच्छे संबंध बने रहे। आज भी आप देखते हैं अलग अलग देशों में दूतावास रहता है। दूत जो दूत व्यवस्था है 2 प्रकार से, एक संस्था दूत और एक संचार दूत, 2 टाइप से बताए गए हैं। गुप्तचर देश के भीतर और पड़ोसी मुल्क में भेजे जाते हैं। संस्था दूत जो स्थान विशेष पर रहकर काम करे, जैसे कि शिक्षक, विद्यार्थी, पुरोहित, गणिकाएं। ये किस टाइप के दूत होंगे? संस्था दूत होंगे। दूसरा संचार दूत, अनेक जगह जाकर। संस्था दूत एक क्षेत्र में विशेष में रह के ये अपनी जासूसी करते हैं। दूसरा संचार दूत, संचार दूत ये अलग अलग जाकर गुप्तचरी करते हैं, जैसे व्यापारी, साधु, सन्यासी, भिखारी, ये टाइप दूत होंगे संचार दूत। गुप्तचरों के ऊपर भी गुप्तचर रखा गया, जिसे उभयचर बोला गया है। उभय गुप्तचर, गुप्तचरों की गुप्त लेखनी होती है, जैसे कुट भाषा। दूतों की 3 श्रेणियां होती है कौटिल्य के अनुसार। अब दूतों को भी कौटिल्य ने 3 श्रेणियों में बांटा है। कौन कौन सा? पहला शासनहार, परमितार और निष्ठार्थ। राजनीतिक विचारक, भारत में कौटिल्य से पहले राजनीतिक विचार हुए थे। बृहस्पति, आप जानते हैं बृहस्पति के बारे में। व्यातव्यादी जी और भारद्वाज जी। रामास्वामी के अनुसार कौटिल्य ने बिखरे हुए राजनीतिक विचारों को संग्रह करके राजनीति को एक विशिष्ट विज्ञान का रूप दिया। तो ये किसका कथन है? रामास्वामी जी का, ये इंपॉर्टेंट कथन है।
इसे भारत का प्रथम राजनीतिक चिंतन माना जाता है। किसे? कौटिल्य को भारत का प्रथम राजनीतिक चिंतन कहा जाता है। कौटिल्य के अनुसार शासक की सफलता राज्य विस्तार पर निर्भर करता है। किस पर? राज्य का विस्तार पे। जैसा कि जो भी राजा जितना राज्य विस्तार करे वो उतना सफल राजा माना जाएगा। पाश्चात्य राजनीति में जो कार्य अरस्तु, मैकियावेली, रोजर बैरमन ने किया वह भारत में अकेले किसने किया है? चाणक्य ने किया है। तो इस प्रकार हम चाणक्य के बारे में देखें। अगले लेक्चर में हम अरिस्टोटल के राजनीतिक सिद्धांत देखेंगे, अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।